हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आज की क्लास आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, जितनी भी क्लासेस दिल्ली पुलिस के अंतर्गत मैं आपको दे रहा हूँ, सारी क्लासेस के आप वन लाइनर नोट्स बनाते चलिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपको दोस्तों सिलेक्शन दिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, गोवा में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है, मेघालय में स्थित है। दोस्तों, हम करंट अफेयर के सवाल देखेंगे लेकिन उसके आसपास की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, सारे फैक्ट नोट करते चलिएगा। अगर हम बात करें डोनी पोलो एयरपोर्ट की तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोपा एयरपोर्ट कौन सा? दोस्तों मोपा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोपा एयरपोर्ट ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों गोवा में स्थित है। लेकिन दोस्तों इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और दोस्तों इसका पहले क्या नाम था? मोपा एयरपोर्ट। इसको आप नोट करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा में दोस्तों क्या है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। ये कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। अब त्रिपुरा से सवाल दोस्तों आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, एसएससी ने पूछे गए सवाल हैं। त्रिपुरा में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल है? खारची। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खारची फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? कोक बरोक। कौन सी भाषा है वहां की? कोक बरोक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोक बरोक कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। अब दोस्तों अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं, बांग्ला फेस्टिवल। कौन सा? बांग्ला फेस्टिवल। ये सवाल महत्वपूर्ण है। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। और दोस्तों आपको याद होगा शिलोंग में दोस्तों 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतियां। आपने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा, गारो, खासी और जयंतियां। ये कहां पर पाई जाती हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा दोस्तों किस पहाड़ी के नीचे होती है? तो आप नोट कर लें, खासी पहाड़ी के नीचे। कौन सी? खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है। इस बात को भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों गोवा से एक दो सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पहला रेबीज मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है? गोवा। और दोस्तों आपको याद होगा गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का उपनिवेश था। इतनी बातें आपको यहां से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों एक दोस्तों वहां पर गणना की गई है और उसके अनुसार मूल पशुपालक सांख्यिकी की गणना की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। यहां से मैं आपको 8 से 10 चीजें बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधा हिट करने वाली हैं। दोस्तों मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 इसके अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश मत लगाकर आइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। राजस्थान दोस्तों दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है मूल पशुपालक सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम बात करें दोस्तों कौन सा राज्य किसमें सबसे ज्यादा है वो भी आप नोट कर लें। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मांस उत्पादन में, मांस के उत्पादन में दोस्तों सबसे पहला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंडा उत्पादन में, कौन सा? अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में दोस्तों सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ऊन उत्पादन में कौन सा? ऊन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूल पशुपालक सांख्यिकी के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऊन उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखें। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की एक योजना है पंचामृत योजना। कौन सी? पंचामृत योजना। ये दोस्तों कहाँ की योजना है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और किसकी खेती से संबंधित है? ये दोस्तों गन्ने की फसल से संबंधित है। ये बात भी आपको याद रखनी है, परीक्षा में कई बार सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। और दोस्तों आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। शुभारंभ दोस्तों कहाँ से हुआ था? लखनऊ से इसका शुभारंभ हुआ था।
और इसमें विजेता कौन बना था? पंजाब यूनिवर्सिटी इसके अंदर विजेता बनी थी। और ये सवाल एमटीएस की परीक्षा में 3 से 4 बार अलग अलग शिफ्टों में आपसे पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फूलदेई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पर मैं आपको 8 से 10 महत्वपूर्ण महोत्सव लिखाऊंगा जो आपके एसएससी ने पूछे हैं बार बार। दोस्तों फूलदेई महोत्सव इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? एक दोस्तों होता है झोरा। कौन सा? झोरा फेस्टिवल है। ये दोस्तों कहाँ का? ये भी उत्तराखंड का है। और दोस्तों एक होता है हरेला। ये कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें तेलंगाना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल। कौन सा? बोनालू फेस्टिवल। और दोस्तों कौन सा? बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल। और रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। ये दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 39वां विश्व धरोहर है। 40वां कौन सा है? तो आपको याद होगा धौलावीरा है। दोस्तों 39वां कौन सा है? रमप्पा मंदिर है। ये आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बथुकम्मा दोस्तों कहाँ का फेस्टिवल है? तेलंगाना। बोनालू कहाँ का फेस्टिवल है? तेलंगाना। और रमप्पा दोस्तों मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों राउत नाचा। ये दोस्तों लोक नृत्य कहाँ का है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ है। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों एक आपको और याद होगा हरेली कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। और एक परीक्षा में बहुत पूछा जाता है पंडवानी नृत्य। कौन सा दोस्तों? पंडवानी नृत्य। इसका संबंध किससे है? तो आपको दोस्तों याद होगा, ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा भी गया है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो पिंडवानी नृत्य से संबंधित है तीजन बाई। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। और उड़ीसा से तो दोस्तों आपको याद होगा रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब उड़ीसा के हैं। आई होप दोस्तों आपने सारे फैक्टों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे इसरो ने कितना बड़ा कारनामा कर दिखा दिया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दोस्तों पूरे भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। तो दोस्तों इससे सवाल बनना तय है आपकी परीक्षा में 100%। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है इसरो ने INS-2B। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें, एक सवाल है किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट दंतक के तहत। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? प्रोजेक्ट दंतक। तो एक सवाल यहां से आपसे बनेगा कि प्रोजेक्ट दंतक में दोस्तों इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय दोस्तों महिला कौन बन चुकी हैं? तो दोस्तों सुरभि जखमोला। इस नाम को आप लिख लें। क्या नाम होगा? सुरभि जखमोला। सवाल कैसे भी आपसे पूछ सकता है। आपसे सवाल पूछेगा कि दोस्तों किसी विदेशी प्रोजेक्ट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। प्रोजेक्ट कौन सा? प्रोजेक्ट दंतक। किसका प्रोजेक्ट है? भूटान का प्रोजेक्ट है। इसको आप याद करके रखेंगे, परीक्षा में सवाल बन सकता है आपके पेपर में। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी इसके हेड हैं। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? ये दोस्तों WHO के द्वारा प्रदान किया गया है। WHO के द्वारा दोस्तों पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को मिला है, पुणे को मिला है, इंदौर को मिला है, जयपुर को मिला है। नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों बेंगलुरु को दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों हमारा इंदौर हमारे ऑप्शन में, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन चुका है? इंदौर बन चुका है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में सवाल आ सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल
1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी WHO की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों केवल वीडियो देखिएगा मत, इसको दोस्तों वन लाइनर के नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। अगर आपका एग्जाम दोस्तों है तो उसको दोस्तों नोट्स को 1 से 2 बार रिवाइज करके जाइएगा। 100% एक सवाल गलत नहीं होगा आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना। ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आना ही आना है, इसको आप आज स्टार लगा के रखें। नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर। दोस्तों यहां से मैं आपको 3 से 4 जानकारियां दूंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर आपसे बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो दोस्तों आपको याद होगा टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है दोस्तों यूएस ओपन। इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दोस्तों कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर दोस्तों यूएस ओपन। अब दोस्तों सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है, तो आप नोट कर लें, नोवाक जोकोविक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें नोवाक जोकोविक की, तो दोस्तों आपको बता दें नोवाक जोकोविक ने दोस्तों कौन कौन से जीत लिए हैं। ये दोस्तों पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये भी नोवाक जोकोविक ने जीता है पुरुष में। और दोस्तों फ्रेंच ओपन, ये भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। और ये यूएस ओपन, ये भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों ये विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पुराना वाला टेनिस का टूर्नामेंट है, ये किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये वाला ये किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों चारों नाम आपको याद हो गए होंगे पुरुषों वाले। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुष में? नोवाक जोकोविक। अब विंबलडन ओपन किसने जीता है? ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और इसके बाद आता है यूएस ओपन, ये किसने जीता है? ये भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। अब दोस्तों इनके महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं ने दोस्तों कौन कौन से खिताब जीते हैं, तो दोस्तों नोट करके रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीता है आर्या सबलेंका, आर्या सबलेंका, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रेंच ओपन, तो दोस्तों ईगा स्वेटेग। अगर हम बात करें दोस्तों ये विंबलडन ओपन वाली, ये किसने जीता महिला में? दोस्तों आंद्रोसोवा करके कोई है, आंद्रोसोवा करके कोई है। इनको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। इसका नाम दोस्तों थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, आंद्रो करके कुछ नाम है इनका, वो आप देख लेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें ये कौन से यूएस ओपन की, ये दोस्तों किसने जीता है? कोको गफ। किसने जीता है? ये कोको गफ, ये दोस्तों कोको गफ। इन चारों के नाम आपको नोट करने हैं। यानी कि दोस्तों पुरुषों वालों भी मैंने आपको लिखा दिए, महिलाओं वाले भी मैंने आपको लिखा दिए। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाने वाला है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा विंबलडन ओपन वाला, ये तीसरा वाला, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है, 127वां स्थान है, 161वां स्थान है, 107वां स्थान है। लगाइएगा स्टार, परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा सवाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 126वां स्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछा जाता है कि दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि दोस्तों लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा 127वां स्थान है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें 161वां स्थान है दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है। और दोस्तों ये 2023 वाले नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट कर लेना। 107वां दोस्तों भुखमरी में है, भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है, इसको भी आप ध्यान में रखें। फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है, इसको आप ध्यान में। आतंकवाद सूचकांक में भारत का 13वां स्थान है। और दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन बना। ये लीजिए दोस्तों आपका परीक्षा का सवाल। यहाँ से मैं आपको 8 से 10 सवाल बता दे रहा हूँ
इनसे बाहर सवाल आपसे नहीं बनेगा। सौराष्ट्र बना है, रेस्ट ऑफ इंडिया बना है, कर्नाटक बना है, मेघालय बना है। दोस्तों आपको बता दें ईरानी कप 2022-23 इसका विजेता बना है ये रेस्ट ऑफ इंडिया, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सौराष्ट्र की, तो दोस्तों सौराष्ट्र अगर आपसे पूछ लिया जाए रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है सौराष्ट्र। इसको आप कहीं नोट कर लें, आपको नंबर दिलाएगा सवाल। अब दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटक, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? ये दोस्तों कर्नाटक ने जीती है। और किसको हरा कर जीती है? ये दोस्तों मेघालय को हरा कर जीती है, यानी कि उपविजेता कौन है? मेघालय। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ईरानी कप किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है, किसको हराकर? ये दोस्तों आई थिंक वेस्ट बंगाल को हराकर, किसको? पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है रणजी ट्रॉफी। इसको आप अपने आप से रीचेक कर लेंगे। और संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है मेघालय को हराकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? राखीगढ़ी, फतेहाबाद, मऊगंज, विशाखापट्टनम। दोस्तों आपको याद होगा राखी गाड़ी नहीं, राखी गढ़ी होगा। क्या होगा? राखी गढ़ी। तो ध्यान में रखिएगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ? ये फतेहाबाद में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, राखीगढ़ी क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनना है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पर बनना है? राखीगढ़ी में बनना है, हरियाणा में। इसको आप नोट कर लें। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको आप थोड़ा याद रखें। मऊगंज, दोस्तों आपको याद होगा मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बन चुका था? मऊगंज। और दोस्तों 53वां जिला कौन सा बन चुका था? मऊगंज। और दोस्तों 54वां जिला भी बन चुका है मध्य प्रदेश का, नवादा। कौन सा दोस्तों? नवादा। ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है, इसको आप याद रखेंगे। विशाखापट्टनम, ये दोस्तों नई राजधानी बनी आंध्र प्रदेश की, आपको याद होगा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आपको याद होने चाहिए सवाल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल है। डेनिस सुलेवन को किया गया, शिव शंकरी को किया गया, लुइस कैफरली को किया गया, डेविड चिपरफील्ड को किया गया है। दोस्तों आपको बता दें एबेल पुरस्कार 2023 है, इससे किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया लुइस कैफरली को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसको कहते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार, ये भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? ये दोस्तों मैथमेटिक्स से संबंधित है एबेल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल भी कहते हैं। और 2022 वाला किसको मिला था? डेनिस सुलेवन को मिला था। अगर आपसे बाई चांस 2022 वाला पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान में रखिएगा डेनिस सुलेवन को मिला था एबेल पुरस्कार 2022। और 2023 वाला किसको मिला है? लुइस कैफरली को। ये शिव शंकरी, इनको दोस्तों क्या दिया गया? इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2023, सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला? ये शिव शंकरी को मिला है। किस लिए दिया गया? ये सूर्यवंशम के लिए दिया गया, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अब अगर हम बात करें डेविड चिपरफील्ड, इनको प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर अवार्ड 2023, यानी कि दोस्तों ये वास्तुकला का अवार्ड होता है प्रित्जर वाला। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में कि दोस्तों प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में है, और दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में है। इन दोनों सवालों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आपको बता दें ये सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब कौन सी फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना? ये लीजिए दोस्तों एक और बैक टू बैक लल्लन टॉप सवाल है। मैक लेनिन बनी है, हेले मैथ्यूज बनी है, यासिका भाटिया बनी, किम कॉटन बनी है। दोस्तों ये चारों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। महिला प्रीमियर लीग 2023 इसका आयोजन आप सब जानते हैं पहली बार ही हुआ है और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महिला प्रीमियर लीग इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था इसके अंदर। पहली बात तो ये। और जीता कौन था? मुंबई इंडियंस इसमें दोस्तों विजेता बना था। हारा कौन सा? दिल्ली कैपिटल्स इसका दोस्तों उपविजेता, यानी कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। मुंबई इंडियंस विजेता है, दिल्ली कैपिटल्स हारा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर को लेकर। महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता जीते हैं लेक मेनिन।
मैग लेनिन, ये नाम आप नोट करके रखिएगा। ये तो सबको पता है कि कौन जीता है, कौन हारा है, कहाँ पर हुआ है, ये बातें सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है इसका दोस्तों डीप सवाल है। ये ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है, मैग लेनिन बनी है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पर्पल कैप का विजेता, पर्पल कैप का विजेता कौन बनी, हेले मैथ्यूज, इसको भी आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है। यास्तिका भाटिया, इस सवाल को भी दोस्तों हमने पढ़ा हुआ सवाल है। ये दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच, ये दोस्तों हम महिला प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, यास्तिका भाटिया। और सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी यानी कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी थी, हेले मैथ्यूज। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये 2 से 3 बातें आपको याद रखनी है। किम कॉटन, लगाइएगा स्टार। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, किम कॉटन, लिख लीजिएगा, परीक्षा में छपेगा सवाल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहां पर किया, सिकंदराबाद, फतेहाबाद, इंदौर। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम, इसका उद्घाटन दोस्तों सिकंदराबाद में किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको याद होगा। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52 में है, और इसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में है, और इसका निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में है, और निर्वाचन की जो पद्धति होगी, किस पद्धति से चुनाव होंगे, ये आर्टिकल नंबर 55 में है। और राष्ट्रपति की दोस्तों शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है। राष्ट्रपति का दोस्तों महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 में है। ये लीजिए दोस्तों पूरा राष्ट्रपति, उसका निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है पॉलिटी का। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में बनते ही नहीं है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में, याद कीजिएगा महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से। और राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। और आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी कार्यपालिका शक्ति होगी, उसका निर्वाचन और उसके निर्वाचन की पद्धति। इन सारे सवालों को आप लिख लें, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, तिमोर लेस्ते, ईरान, मिस्र। ये तीनों ऑप्शन को हम दोस्तों बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, लिखते चलिएगा सारे फैक्ट को। अगर हम बात करें ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नए सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, ये दोस्तों मिस्र को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा मिस्र कोप 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों ये 27 कहां पर हुआ है, ये इजिप्ट मिस्र में हुआ है। और दोस्तों मिस्र जो है कहां पर हुआ, एक शर्म अल शेख, ये शर्म अल शेख नामक स्थान पर दोस्तों हुआ है ये कोप 27 का आयोजन। और दोस्तों आपको याद होगा मिस्र की राजधानी क्या है, कई बार परीक्षा में आया है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। और एक सवाल आपको और यहाँ से याद रखना है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर जो कि 2023 में हुआ था, इसमें दोस्तों अतिथि के रूप में कौन आए थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। इनका नाम आप कहीं लिख लें, बीपीएससी में सवाल पूछा गया, एसएससी में कई बार सवाल पूछा गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। तिमोर लेस्ते आपको याद होगा दोस्तों, आसियान का दोस्तों 11वां मेंबर कौन बन चुका है, तिमोर लेस्ते बन चुका है आसियान का 11वां मेंबर है। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। और आसियान की स्थापना 1965 में इसकी स्थापना हुई है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे, 1965 में। और दोस्तों आसियान का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगर हम बात करें ईरान, ये दोस्तों SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका नवीनतम मेंबर कौन बना है, ईरान बना है 9वां मेंबर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन सवाल पूछा जाता है कि SCO इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है, वाराणसी को। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। ये सवाल कई बार मैंने आपको नोट करा है, जल्दी से बताएं SCO इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य। यह सवाल एसएससी एमटीएस में 3 से 4 बार पूछा गया, तो आपकी परीक्षाओं में आना तय है। इस सवाल को नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, वकीलों की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है आपका राजस्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और एक सवाल और पूछा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधा यानी स्वास्थ्य बीमा यानी स्वास्थ्य सुविधा लागू करने वाला देश का पहला राज्य, वो भी राजस्थान ही है। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया। यह भी सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सवालों के लेवल देख रहे होंगे, कितने लल्लन टॉप लेवल के सवाल हैं। सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 8 से 10 सवाल बता दूं, यानी कि दोस्तों कंटेंट पूरा आपको मिलने वाला है। बस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्लास के साथ। और दोस्तों अगला सवाल हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो आपको याद होगा, देवभूमि उत्तराखंड में किया गया है। कहां पर किया गया, देवस्थल उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। इसको भी आपको नोट करके रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों ये तो थे 15 दोस्तों करंट अफेयर के सवाल और दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि दोस्तों डेली का डेली अब ऐसा होने वाला है, थोड़े बहुत सवाल लिए जाएंगे आपके दोस्तों कंटेंट से संबंधित, और फिर महत्वपूर्ण कंटेंट लिया जाएगा दोस्तों 5 से 10 मिनट का, जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। आज का हमारा कंटेंट है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, जो एसएससी भर भर के पूछता है। दोस्तों कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हमको पढ़कर जाने हैं जो एसएससी में आते ही आते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए आर्टिकल 40, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है। आर्टिकल 40 में उल्लेख है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है आर्टिकल 40। ये देखिए दोस्तों टीसीएस लिखा हुआ है, ये सब टीसीएस के पूछे गए सवाल हैं। आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल 44 परीक्षा में आना ही आना है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 44 पूरे देश में कहां पर लागू है, ये केवल दोस्तों गोवा में लागू है। कहां पर, गोवा में लागू है, और उत्तराखंड में लागू करने की बात चल रही है। अगर हम बात करें आर्टिकल 45, ये लीजिए, ये वो सवाल है जो एसएससी पूछता ही पूछता है। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 45। और आर्टिकल नंबर 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन संगठन, कृषि व पशुपालन संगठन आर्टिकल 48 में है। लेकिन 48 का याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 48 और 48 का बहुत अलग है। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, लेकिन आर्टिकल 48 का यानी कि आर्टिकल 48A, इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और दोस्तों वन्य जीवों का संरक्षण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 48A या आर्टिकल 48 का। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 49, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आता है परीक्षा में। आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। तो आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, आपको कोई सी भी स्मारक दे देगा या आपको कोई सा भी स्थान दे देगा, आपसे कहेगा कि आप इस स्थान की दोस्तों रक्षा करना, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 49 है। कोई भी राष्ट्रीय स्मारक दे आपको, कोई भी दोस्तों जो मतलब सरकारी दोस्तों जो होता है ना कि धरोहर वाला स्थान दे आपको, कोई भी वस्तु दे, इसका संरक्षण करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 49 में। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 47 और लिख लीजिएगा। आर्टिकल 47 में क्या दिया हुआ है, इसमें दोस्तों पोषण संबंधी अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 50, इसमें दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों क्या है, तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 51। और आर्टिकल नंबर 51A, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य हैं। ये टीसीएस में कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और दोस्तों वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको भी आप याद रखें। ये थी दोस्तों आज की क्लास और ये था आज का कंटेंट। अब दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा आज का कंटेंट कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।